अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। गुल खान के बारे में मौलवी साहब ने मज़ीद बताया कि सामने वाली कतार के आखिरी क्वार्टर में रहता है, जाकर पता कर लो। हो सकता है वो इस वक्त घर पर ही हो। वैसे वो शहर के किसी बैंक में मुलाजमत करता है। मैंने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया और मस्जिद से निकलकर सामने वाली क्वार्टरों की कतार के आखिरी क्वार्टर के पास आकर रुक गया। ये गरीबाना से क्वार्टर थे। शहतूत के एक दरख्त के नीचे 2-3 बकरियां बैठी थीं। कुछ बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। गोल खान के क्वार्टर का दरवाज़ा बंद था। अंदर शहर में नीम का बहुत बड़ा पेड़ उगा हुआ था, जिसने क्वार्टर पर ठंडी छांव कर रखी थी। दरवाजे के बाहर मुझे घंटी का बटन नजर न आया, तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। 3-4 बार दस्तक देने के बाद शहर में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। साथ ही भारी रौबदार आवाज़ भी आई, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, दरवाज़ा ना तोड़ो। दरवाज़ा खुला और मेरे सामने दरमियाने कद का एक सुर्खो सफ़ेद आदमी खड़ा था। उम्र 50 बरस के करीब होगी, मगर सेहत बड़ी अच्छी थी। सर के बाल खचखची थे। मलमल के कुर्ते के नीचे चौखाना तय बंद बंधा हुआ था। मुंह गोल मटोल था। आंखें उकाब की तरह चमकीली और तेज थी। हाजियों वाला जर्द रुमाल कंधों पर था। मेरी तरफ गौर से देखकर उस शख्स ने, जिसका फर्जी नाम मैंने गुल खान बताया है, पूछा, क्यों मियाँ, किससे मिलना है, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मुझे कमाल शाह साहब ने आपके पास भेजा है। उस मर्द मोमिन का नाम सुनकर गुल खान दरवाजे में से थोड़ा सा आगे होकर दाएं बाएं देखा और कहा, अंदर आ जाओ। अंदर छोटा सा सहन था, जिस पर नीम के दरख्त ने साया कर रखा था। दरख्त के नीचे एक चारपाई बिछी थी। चारपाई के पास ही लोहे की कुर्सी पड़ी थी। कोने में खड़े नलके के नीचे बाल्टी में थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था। साथ ही छोटा सा बाथरूम था। सामने कमरा था, जिसका आधा दरवाज़ा खुला था। अंदर छत के साथ चलते हुए पंखे की मुझे झलक नजर आ रही थी। गोल खान मुझे उसी कमरे में ले गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। छोटा सा कमरा था, जिसमें एक तरफ दीवार के साथ पलंग बिछा था, एक ट्रंक पड़ा था, खूंटी के साथ कुछ कपड़े लटक रहे थे। पलंग के ऊपर दीवार पर खाना काबा की रंगीन तस्वीर वाला कैलेंडर लगा था। एक स्टूल और 2 पुरानी कुर्सियां भी थीं। गोल खान ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। खुद मेरे सामने स्टूल पर बैठ गया। कमरे की एक भी दीवार में सलाखदार खिड़की खुली थी। उसका मेला सा फूलदार पर्दा चुना हुआ था। कमरे में उसकी खिड़की में से दिन की रोशनी आ रही थी। गोल खान ने मुझे टिकट की बांध कर देखा और कोड वर्ड्स में एक जुमला बोला। मुझे कमाल शाह ने सब कुछ ज़बानी बता दिया था। मैंने भी उसके जवाब में एक जुमला बोल दिया। यह मेरी तरफ से गुल खान के कोड वर्ड्स के जवाब में कोड वर्ड था। इसके बाद गुल खान ने कोड वर्ड्स में पूछा, जब तुम टीले पर से दरिया में गिरे थे, तो उससे अगला स्टेशन किस शहर का आया था? मुझे इस बेहंगम मगर अहम कोड का जवाब मालूम था। मैंने फौरन जवाब दिया, अगला स्टेशन शाह मुराद का था। गुल खान ने मुझसे मुसाफा किया और बोला, कितने माह कमांडो ट्रेनिंग ली है तुमने? मैंने कहा, 6 माह। गुल खान ने अपनी छोटी छोटी मूछों पर उंगली फेरते हुए कहा, शाह साहब ने तुम्हें एक क्लास कमांडो की तरबियत दी है। इसका मतलब है तुम्हें कुछ रोज मेरे पास रहकर भी ट्रेनिंग हासिल करनी होगी। मैंने पूछा, अब किस बात की ट्रेनिंग होगी? गोल खान ने बेनियाजी से कहा, तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा। मुझे उकताहट ज़रूर महसूस हुई, क्योंकि मैं जल्द से जल्द कश्मीर की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता था। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि गुल खान ने मुझे जो कुछ सिखाया, उस इल्म के बगैर मैं एक क्लास कमांडो होते हुए भी अधूरा कमांडो था। गुल खान एक्सप्लोसिव्स का माहिर था। खुदा जाने उसने यह टेक्निकल इल्म कहाँ से हासिल किया था। उसने सबसे पहले मुझे यह बताया कि बारूद से धमाका क्यों होता है। मुझे बताया कि हवा का दबाव क्या होता है, और अगर किसी बम में लोहे के टुकड़े, कील और शीशे की कुर्सियाँ ना भी हों, तो वो जहाँ फटता है वहाँ हवा का खला क्यों पैदा होता है, और धमाके के प्रेशर से चीज़ें अपनी जगह से क्यों उड़ जाती हैं। फिर उसने मुझे डायनामाइट के छोटे छोटे मगर इंतहाई ताकतवर मैग्नेटिक बम बनाने सिखाया। वो मुझे सुबह सुबह उठाकर अपने साथ दरियाई जमुना के पार किसी तरीके खंडर में ले जाता। वहाँ उसने खुफिया सुरंग में एक क्लास कमांडोज की तरबियत के लिए एक्सप्लोसिव्स का सारा सामान रखा हुआ था। उसने मुझे टाइम बम की तरबियत भी दी और ये भी सिखाया कि कलम, कागज, माचिस, लाइटर, अंगूठी, सिगरेट, सिगार, राष्ट्रवाच और टूथ ब्रश को इंतहाई धमाके खेज बम में कैसे तब्दील किया जाता है। बमों के छोटे छोटे मॉडल वो सिरिंज के अंदर खुफिया जगह पर मेरे सामने बना था, और फिर उनमें तेजाब और बारूद के मिलाने से
छोटे छोटे धमाके करके दिखाता। सबसे आखिर में उसने मुझे ऐसा बम दिखाया जो इंसानी जिस्म के अंदर जाकर फटता था। ये दर्द की गोली जितना था। गोल खान ने कहा, यह बम आदमी अगर सर दर्द या किसी भी दर्द की गोली समझकर खा ले तो इंसान के जिस्म में जाकर यह अपना अमल शुरू कर देता है। आदमी के मैदे में जो तेजाबी मादा होता है वह आहिस्ता आहिस्ता बम की गोली को गलाकर जब उसकी तह में छुपाए गए मादे तक पहुंचता है तो आदमी के मैदे में एक धमाका होता है और उसका पेट फट जाता है और जिस्म दो टुकड़े हो जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट लगते हैं। गोलू खान ने इस किस्म के टेबलेट बम प्लास्टिक के लिफाफों में एक लड़ी की शिकल में डालकर रखे हुए थे। उनके ऊपर दर्द दूर करने की एक मशहूर दवा का नाम भी छपा हुआ था। इन बमों की तादाद 15 थी। गोलू खान ने इन 15 टेबलेट बमों का पैकेट मेरे हवाले करते हुए कहा, इन टेबलेट बमों को तुमने कमांडो एक्शन के दौरान खास मौक़ों पर इस्तेमाल करना होगा। ये इंडियन फौज के 15 बड़े बड़े और ख़ास अफसरों को हलाक करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन मैं तुम्हें इनके बनाने की तरकीब और फार्मूला भी बता देता हूँ ताकि अगर इनके बाद भी ज़रूरत पड़े तो तुम खुद इन्हें तैयार कर सको। गोलू खान ने मुझे टेबलेट बम बनाने का पूरा फार्मूला समझा दिया और उसे लिख कर भी दे दिया। यह फार्मूला इस तरह लिखा गया था कि सिवाय मेरे और गुल खान के किसी और की समझ में नहीं आ सकता था। यह कोड वर्ड्स में लिखा गया था और इसमें गर्म मिसालों, दालचीनी, जायफल, इलायची और काली मिर्चों के नाम बार बार आते थे। अगर इसे कोई देख भी ले तो यही लगता था कि यह गोश्त का मज़ेदार सालन है या बिरयानी तैयार करने का नुस्खा है। गोलू खान कहने लगा, अगर किसी ऐसे आदमी को तुम यह टेबलेट बम पानी पिलाए या चाय के साथ खिला दोगे जिसके मादे में तेजाबियत होगी तो यह बम 2 मिनट में भी फट सकता है। मुझे यह बम दुश्मन के सरकर्दा आदमियों को जहन्नम में पहुंचाने के लिए बड़ा करामत लगा। यह एक ड्रामाई बम था, इसका किसी को कोई सबूत भी नहीं मिल सकता था। मैं गुल खान के पास पूरे 1 हफ्ते रहा और वहां से जब निकला तो मैं एक्सप्लोसिव का माहिर बन चुका था और 15 टेबलेट बम जो स्प्रो की गोलियों की शक्ल में लिपटे एक छोटी सी प्लास्टिक की डब्बियों में बंद थे वो मेरे पास से। मैंने उस टेबलेट बम बनाने का नुस्खा भी साथ ही रख लिया था। यह छोटी सी गोल डब्बियाँ मैंने प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर अपने पेट के साथ बांध ली ताकि महफूज रहे। अब गुल खान ने मुझे एक ऐसे कश्मीरी मुजाहिद का असली नाम और पता ज़बानी याद कराया जो जम्मू शहर में रहता था। गुल खान ने उस मुजाहिद का नाम लेकर कहा, तुम उसे जाकर रिपोर्ट करोगे, वो तुमसे कोड वर्ड में एक सवाल करेगा, तुम कोड वर्ड में उसका जवाब दोगे। गुल खान ने मुझे ये कोड वर्ड वाला जवाब भी अच्छी तरह जहन नशीन करा दिया। उस मुजाहिद का हुलिया भी बता दिया। दिल्ली में गुल खान के पास ये मेरी आखिरी रात थी। मुझे रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठकर जालंधर रवाना होना था जहाँ से मुझे जम्मू के लिए दूसरी गाड़ी पकड़नी थी। गुल खान कहने लगा, जालंधर में हालात आजकल हुकूमत के सख्त खिलाफ हैं। खालिस्तान की तहरीक ज़ोरों पर है। अगर वहाँ सूरत हाल बदलती नजर आई तो ट्रेन का इंतज़ार न करना, किसी लारी में बैठकर जम्मू पहुँच जाना। अगर पकड़े जाओ तो सबसे पहले मैदे में जाकर फटने वाले इन टेबलेट बमों को ज़य कर देना, क्योंकि अगर ये दुश्मन के हाथ आ गया तो इस बात का इम्कान है कि यह इंतहाई कीमती बम कहीं कश्मीर के कमांडोज के खिलाफ जंग में इस्तेमाल न हो जाए। कश्मीरी मुजाहिदीन की तहरीक में काम आने वाले बम का राज फांस हो जाना आज़ादी की तहरीक को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे ज़्यादा मैं तुझे कुछ नहीं बताना चाहता कि यह टेबलेट बम कमांडो लड़ाई में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। गोलू खान ने सुबह सुबह मुझे उठा दिया, मुझे नाश्ता कराया और कहा, मेरा आदमी बारादरी के खंडर की दूसरी तरफ ट्रक लेकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो तुम्हें स्टेशन पर पहुंचा देगा। जो जो सबक मैंने तुम्हें सिखाए हैं उन्हें याद रखना। अब आगे तुम्हें अपनी अकल से काम लेना होगा। अगर पकड़े गए तो अपनी अकल से काम लेकर बताना होगा कि तुम कौन हो और जम्मू क्या करने जा रहे हो। मैं जानता हूं कि कमांडर कमाल शाह ने तुम्हें बड़े से बड़ा टॉर्चर बर्दाश्त करने की ज़बरदस्त तरबियत दी है, लेकिन इंडियन पंजाब की सिख पुलिस ने अजियत देने के नए नए तरीके ईजाद कर रखे हैं। अगर अजियत बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो मर जाना, मगर दुश्मन के आगे मेरा और कमाल शाह का नाम हरगज ना लेना। तुम्हारे अकेले मर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने मेरा या कमांडर कमाल शाह का नाम बता दिया तो तहरीक आज़ादी कश्मीर को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। मैंने गुल खान से कहा, मोहतरम है, मैं तो यही तहरीक आज़ादी कश्मीर पर जान कुर्बान करने के लिए हूँ। ये कैसे हो सकता है कि मुझे इसका मौका मिले और मैं अपनी जान कुर्बान न करूँ।
गोल खान ने मुझे गले से लगाकर मेरी पीठ पर थपकी दिया और बोला, अब तुम निकल चलो, अल्लाह हाफिज। उस वक्त पू फट रही थी। क्वार्टरों पर पिछले पैर का अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। मैं तेज तेज कदमों से क्वार्टरों की आबादी से निकलकर बारादरी के खंडर की तरफ रवाना हो गया। रास्ता मेरा जाना पहचाना था। बारादरी की दूसरी तरफ आया तो वहाँ अंधेरे में कच्ची सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था। मुझे करीब आता देखकर गुल खान के आदमी ने ट्रक स्टार्ट कर दिया। मैं अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया और ट्रक दिल्ली शहर की तरफ चल पड़ा। मौसम बड़ा खुशगवार था। यह अक्टूबर के शुरू का मौसम था और रात को खुनकी हो जाती थी। गोल खान ने मुझे नैलून की निस्वारी रंग की एक जैकेट पहना दी थी। उसने कहा था, जम्मू में सर्दी होगी, ये वहाँ तुम्हारे काम आएगी। ट्रक ने मुझे दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बाहर उतार दिया। जिस ट्रेन में मुझे जलंधर तक जाना था वो कलकत्ता की तरफ से आ रही थी। यह बात मुझे गुल खान ने बता दी थी और ताकीद की थी कि चूंकि पंजाब में सिक्योरिटी बड़ी सख्त है और इंटेलिजेंस के आदमी रेलवे स्टेशनों पर अक्सर मंडलाते फिरते हैं, इसलिए वक्त से पहले प्लेटफॉर्म पर मत जाना और कलकत्ता एक्सप्रेस की आखिरी बोगी के किसी डब्बे में बैठने की कोशिश करना। हो सकता है गुल खान को इस बात का तजर्बा हो कि इंटेलिजेंस वाले आखिरी डब्बों की तरफ कम तवज्जो देते हैं। कलकत्ता एक्सप्रेस के आने में अभी 20 मिनट रहते थे। मैं इतनी देर स्टेशन के बाहर ही एक जगह घास के प्लाट में बैठा रहा। जब ट्रेन के आने में 6-7 मिनट रह गए तो स्टेशन में आ गया। टिकट मैंने आते ही ले लिया था। मेरी खुशकिस्मती थी कि ट्रेन लेट न थी, ठीक वक्त पर ही। मैं गुल खान की हिदायत के मुताबिक पिछली बोगी की तरफ गया। ट्रेन कलकत्ता से अमृतसर तक चलती थी। मुझमें काफ़ी रश था। मैंने ग्रे कलर का हिंदवाना कुर्ता और तंग मोहरी का पजामा और गुल खान की दी हुई नैलून की निस्वारी जैकेट पहनी हुई थी। पाँव में बंगलोरी चप्पल थी। मेरी कमर के साथ वो रुमाल बंधा था जिस पर प्लास्टिक के लिफाफे में बंद छोटी सी डबिया थी जिसके अंदर स्प्रो की गोलियों की शक्ल के 15 टेबलेट बम थे। मुझे सबसे ज़्यादा उनकी फिक्र थी क्योंकि ये कमांडो का कीमती सरमाया था। ये 15 टेबलेट बम दुश्मन के 15 कमांडरों या जर्नलों को बर्बाद कर सकते थे। प्लेटफार्म में आते वक्त भी मैंने कमांडो की अकाबीने गांव से लोगों का जायजा लिया था और डब्बे में बैठने के बाद भी मैंने अंदर बैठे हुए लोगों के चेहरों को खास निगाहों से देखा। मुझे उनमें कोई मुश्तिबा शख्स दिखाई न दिया, मगर यह मेरी भूल थी। ये हकीकत है कि आदमी चाहे कितना मुकम्मल हो जाए, कहीं ना कहीं उससे गलती ज़रूर हो जाती है। मुझसे भी गलती हो गई थी। गलती ये हुई थी कि मैंने अपनी कमांडो ट्रेनिंग और फनी महारत और चेहरा शनासी की अपने सलाहियत पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया था। असल में एक आदमी उस वक्त ही से मेरे पीछे लग गया था जब मैं स्टेशन के सामने वाले प्लाट में घास पर बैठा था। ये दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी था। मैंने उसे नहीं देखा था, मगर मैं उसकी निगाहों में था और मेरी बदकिस्मती कि वो मेरे डब्बे में आकर मेरी सामने वाली सीट पर बैठ गया था। जब तक गाड़ी खड़ी रही उस शख्स ने मुझसे कोई बात ना किया। जब गाड़ी दिल्ली शहर से काफ़ी आगे निकल गई तो उसने मुझसे बातें शुरू कर दी। उसने जेब से सिगरेट की डब्बी निकाल कर मुझे सिगरेट पेश किया। आप सिगरेट पिएंगे? मुझसे ये हमाकत हो गई कि मेरे मुंह से निकल गया कि मैं सिगरेट नहीं पीता। दरअसल मुझे सिगरेट की वाकई आदत नहीं थी और इसका नशा भी नहीं था, लेकिन एक तरबियत याफ्ता कमांडो की हैसियत से मुझे याद रखना चाहिए था कि मैं स्टेशन के बाहर प्लाट में बैठा हुआ था तो सिगरेट पी रहा था। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए बात कही, मगर आप बाहर प्लाट में तो सिगरेट पी रहे थे। मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। एक सेकंड में मैं समझ गया कि यह इंटेलिजेंस का आदमी है और उस वक्त से मेरी निगरानी कर रहा है। जब मैं स्टेशन के बाहर प्लाट में बैठा था मैंने हंसकर कहा, बात यह है महाराज कि इस वक्त मेरा सिगरेट पीने को जी नहीं चाहता। मैं कभी कभी ही सिगरेट पीता हूँ। उस शख्स का हुलिया यह था कि उम्र जवानी की हदूद पार कर रही थी। बालों पर थोड़ा थोड़ा खसाब लगा हुआ था, सर दरमियान से कुछ गंजा था, बदन भारी था। मैली सी खाकी रंग की कमीज के ऊपर मेल खोरे कलर का ठंडा कोट पहना हुआ था। नीचे गप्पर डीन की पतलून थी। वो सिगरेट उंगलियों में लेकर हाथ की मुट्ठी बनाकर उसके कश लगा रहा था। दो एक बार वो खांसा तो साथ वाले मुसाफिर ने उसकी तरफ नापसंदीदगी की निगाह से देखा। उस आदमी ने हंसकर कहा, ये लो महाराज, सिगरेट फेंक देते हैं। और उसने सिगरेट सीट पर से ज़रा सा उठकर मेरी खिड़की के बाहर फेंक दिया। वो बड़ी खुशी गलागी के साथ मुझसे बातें करने लगा। पाजी, आप अमृतसर जा रहे हैं क्या? मैं जानबूझकर खिड़की के बाहर देख रहा था।
इस दौरान मैंने सारी हिकमत अमली जहन में तैयार कर ली थी कि मुझे उसके सवालों के क्या जवाब देने हैं। पहले तो मैंने यह ज़ाहिर किया कि मैंने उसकी बात नहीं सुनी। जब उसने मेरे घुटने को उंगलियों से हिलाते हुए अपने सवाल को दोहराया तो मैंने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ जी, अमृतसर जाना है मुझे। जलंधर का वैसे भी मुझे नाम नहीं लेना था। अमृतसर का नाम मैंने इसलिए बोला कि अगर इसने अमृतसर के बारे में पूछा कि वहाँ कहाँ रहते हो, तो मैं अमृतसर के बाज़ारों और महलों से काफ़ी वाकिफ़ था, उसके सवाल का जवाब दे सकता था। उसने जब पूछा कि अमृतसर कहाँ रहते हो, तो मैंने बड़ी बेनियाजी से कहा, संगपुरे में रहता हूँ। वो आदमी बड़ा चालाक था, कहने लगा, संगपुरे में पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी रहते हैं, क्या तुम भी पाकिस्तान से आए हो? मैंने कह दिया, हाँ जी, मेरे माता पिता का घर लाहौर सनत नगर में था। लाहौर में जो हिंदू के महल्ले थे उन सब का मुझे पता था। मेरे करीब होते हुए एक आदमी ने खुश होकर कहा, माशा जी, हम भी लाहौर के रहने वाले हैं, हमारा घर शाह आलमी में था। ये अच्छी खासी उम्र का हिंदू था। उसने लाहौर की बातें शुरू कर दी। मैं बड़ा खुश हुआ कि इंटेलिजेंस वाले के सवालों जवाब से जान छूटी। मैंने लाहौर के हिंदू के महलों और वहाँ मुसलमानों के हमलों और मकानों को आग लगाने की फर्जी कहानियाँ बयान करनी शुरू कर दी। इस दौरान मैं इंटेलिजेंस एजेंट को एक नज़र देख लेता। वो मेरी तरफ देखकर उसी तरह मुस्कुरा रहा था जैसे उसे मेरी किसी बात का यकीन आ रहा हो। मैं दूसरे मुसाफिरों से लाहौर शहर की बातें कर रहा था और दिल में सोच रहा था कि जलंधर तक का बड़ा लंबा सफ़र है। इंटेलिजेंस का आदमी तो मेरी जान नहीं छोड़ेगा, इससे किस तरह पीछा छुड़ाया जाए। मैं फुल कमांडो था और कश्मीर के महाज पर दुश्मन की सफ़ों में तबाही मचाने जा रहा था। अगर इस आदमी ने मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जो ये कर सकता है, तो ये मेरे मिशन का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरी कमर के साथ बंधी हुई स्प्रो की गोलियां यानी टेबलेट बम भी बरामद हो जाएंगे। मैंने अगर कहा कि ये सर दर्द की गोलियां हैं, तो पुलिस पूछेगी कि सर दर्द की गोलियों को प्लास्टिक की डब्बी में बंद करके कमर के साथ बांधने की क्या ज़रूरत थी। अगर लेबॉर्ट्री में इन गोलियों का तजिया किया गया तो फ़ौरन ये राज खुल जाएगा कि इन गोलियों में धमाका खेज मादा भरा हुआ है। मेरा जहन बड़ी तेज़ी से काम करने लगा। अब मुझे डर खौफ कोई नहीं था, सिर्फ जहन उलझ गया था कि इस इंटेलिजेंस वाले की वजह से कहीं मेरा मिशन अधूरा ना रह जाए। कलकत्ता एक्सप्रेस हवा से बातें करती अपनी मंजिल की तरफ उड़ी जा रही थी। आखिर मैंने फैसला किया कि रास्ते में किसी जगह मौका देखकर किसी भी छोटे बड़े स्टेशन पर चाय वगैरह पीने के बहाने उतर जाऊंगा और वहां से फरार हो जाऊंगा। जाहिर है अगर यह आदमी मेरे पीछे उतर भी आया तो दौड़ने में मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। मैं कमांडो था और घोड़े की तरह दौड़ सकता था। यह सोचकर मुझे कुछ इत्मीनान सा हो गया। अब मैंने यह स्कीम बनाई कि जब दिन ढल जाएगा और शाम का अंधेरा होने लगेगा तब ट्रेन से उतरूंगा। जिस बात से मुझे यकीन हो गया कि यह इंटेलिजेंस का आदमी है और एक खास मकसद लेकर मेरा पीछा कर रहा है, वो बात यह हुई कि उसने मेरा हाथ अचानक पकड़ लिया और अय्यारी से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरा विचार ये कहता है कि आपको पाकिस्तान से आए 2 महीने ही हुए हैं। आपका विचार क्या कहता है? मैं अपने हवास को पूरी तरह संभाले हुए था और बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी और एतमाद के साथ बोल रहा था। इस आदमी के इस सवाल पर मैंने किस कदर बरहम होकर कहा, आप कोई ज्योतिषी हैं क्या? अगर आप ज्योतिषी हैं तो आपको ज्योतिष विद्या का कुछ पता नहीं है। मेरी उम्र उस वक्त 7-8 साल की थी जब मैं अपने माता पिता के साथ अपना सब घर बार पाकिस्तान में लुटवा कर अमृतसर आया था। तब से लेकर आज तक मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया। वो यार आदमी बराबर मुस्कुराए जा रहा था। कहने लगा, महाराज नाराज क्यों होते हैं? आपका नाम क्या है? मैं कुंदन लाल कहकर खिड़की के बाहर देखने लगा। मेरा शक अब यकीन में बदल गया था। ये पंजाबी हिंदू या दिल्ली की इंटेलिजेंस पुलिस है या जलंधर अमृतसर की इंटेलिजेंस पुलिस का आदमी था। वो मुझसे पंजाबी में ही बात कर रहा था। उसने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, बड़ा अच्छा नाम है। सहगल जी का भी यही नाम था। वो जलंधर में रहता था। आप भी कहीं जलंधर तो नहीं जा रहे? मेरा दिल जरा सा तेज धड़का, मगर फौरन ही अपने मामूल पर आ गया। उसने जानबूझकर जलंधर शहर का नाम लिया था जहां मैं जा रहा था, जो शहर इस वक्त मेरा टारगेट था। हो सकता है उसने ब्लफ चाल चली हो, लेकिन उसकी यह चाल काम कर गई थी। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अगले स्टेशन पर किसी न किसी बहाने ट्रेन से उतरकर फरार हो जाऊंगा। एक बार फरार हो गया तो चाहे दिन की रोशनी ही क्यों न हो, इसका बाप भी मुझे ना पकड़ सकेगा। मुसीबत यह थी कि यह ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन थी
स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती जा रही थी। मालूम नहीं था कि अगला बड़ा स्टेशन कौन सा आ रहा था। एक मुसाफिर ने मेरा यह मसला हल कर दिया। उसने किसी और से कहा, अम्मा बस अब मेरठ आया ही समझो। मेरठ एक बड़ा शहर था, उसका स्टेशन भी बड़ा था। यहाँ अगर मैं एक दफ़ा उतर कर रिपोर्ट होने में कामयाब हो गया तो फिर पुलिस के हाथ नहीं आऊँगा। मैं किसी भी तरफ निकल जाऊँगा और कहीं से भी कोई लारी पकड़कर किसी दूसरे शहर पहुँच जाऊँगा। कभी कभी कमांडो मिशन में ऐसा भी हो जाता है कि बिल्कुल निपतली दुरुस्त रिपोर्टों की रोशनी में टारगेट तक पहुँचने की स्कीम तैयार की जाती है। मगर कमांडो जब अपने टारगेट पर पहुँचता है तो अक्सर ये भी होता है कि हालात बदल चुके होते हैं और वहाँ फिर अपनी अकल से काम लेकर किसी दूसरी स्कीम पर अमल करना पड़ता है। चुनाचे इस बात का इम्कान भी था कि अगर मैं पकड़ा जाऊँ तो भागने का मौका ना मिल सके। ऐसी सूरत में मुझे सबसे पहले टैबलेट बम की गोलियों को महफूज करना था। मैं जिस सीट पर बैठा था टॉयलेट उसके साथ ही था। मैं टॉयलेट में चला गया, उसको अंदर से चटकने लगाकर मैंने फौरन अपनी कमर के गिर्द बांधा हुआ रुमाल खोला। उस प्लास्टिक की छोटी सी डबिया बंधी हुई थी, उसे खोलकर उसमें से टैबलेट बम की टिक्कियों का फीता जो मैंने तय करके रखा हुआ था निकाल कर जेब में डाल लिया। डब्बी और शापर टॉयलेट में से नीचे लाइनों में फेंक दिया। अब कोई भी उसे देखकर यही समझता कि ये स्प्रो की गोलियां हैं। ट्रेन की रफ्तार हल्की हो गई थी। मेरठ का स्टेशन आ रहा था। मैं टॉयलेट से निकलकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। इंटेलिजेंस एजेंट झुककर मेरे वाली खिड़की में से बाहर देख रहा था। गाड़ी प्लेटफार्म में दाखिल हो गई थी। मैं समझ गया कि वो बाहर क्यों देख रहा है। वो यकीनन रेलवे पुलिस के सिपाहियों को बुलाना चाहता था। ट्रेन रुकी तो ऐन सामने दो कांस्टेबल खड़े नजर आए। इंटेलिजेंस एजेंट ने उन्हें इशारा किया। वो खुद डब्बे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे पकड़े जाने में अब कोई शुबा नहीं था। पुलिस कांस्टेबल अपने आदमी का मखसूस इशारा पाकर डब्बे की तरफ बढ़े। मेरे पास फरार होने की कोशिश करने के लिए सिर्फ 3-4 सेकंड थे। अभी इंटेलिजेंस एजेंट डब्बे के दरवाजे तक नहीं पहुंचा था और कुछ मुसाफिर मेरठ के स्टेशन पर उतरने के लिए उठ खड़े हुए थे। मैंने उनकी आड़ लिया और डब्बे की दूसरी तरफ वाली खिड़की में से बाहर कूद गया। यह काम इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से मैंने बयान कर दिया। कोई आम आदमी ये नहीं कर सकता था, मगर मुझे इसकी ट्रेनिंग दी गई थी और यह मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। दूसरी तरफ रेल की एक और पटड़ी थी और उसके आगे दूसरा प्लेटफार्म था। मैंने तेजी से लाइन अबूर की और उछलकर दूसरे प्लेटफार्म पर चढ़ गया और तेज तेज कदमों से सामने वाले गेट की तरफ बढ़ा। इसी दौरान पीछे से कांस्टेबलों ने सीटियां बजानी शुरू कर दी थीं, मगर मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर न देखा। दूसरे प्लेटफार्म पर कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी, इसलिए गेट खाली थी। मैं तेज कदम उठाता गेट से निकल गया। सामने सड़क थी, एक तरफ रक्शे वगैरह खड़े थे। मैंने जो पहला खाली रक्शा देखा उसमें बैठकर रक्शे वाले से कहा, चलो। उसने पूछा, किधर जाना है बाबूजी? मैंने कहा, तुम चलो, अभी बताता हूँ। यह मोटर रक्शा था, बाईसाइकिल वाला रक्शा नहीं था। रक्शा चल पड़ा। दिन के 10 बजे का वक्त होगा। बाजार खुले थे, बड़ी रौनक थी, ट्रैफिक भी काफ़ी थी। मैंने पिछली खिड़की का पर्दा सरकाकर पीछे देखा। दूसरे रक्शे और गाड़ियां तांगे वगैरह आ रहे थे। उनमें पुलिस की कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन ऐसा हो सकता था कि खुफिया पुलिस का आदमी किसी दूसरे रक्शे में ताकुब कर रहा हो। उस जमाने में अभी मोबाइल टेलीफोन का रिवाज नहीं हुआ था। इंटेलिजेंस वाला इतनी जल्दी पुलिस को अलर्ट नहीं कर सकता था। अगर उसने मुझे स्टेशन में रक्षा में सवार होते देख लिया था तो मुमकिन था कि वो किसी दूसरे रक्षे में मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम था। इंडिया में जब कमांडो के साथ ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो कुदरती तौर पर उसके दिल में वहाँ के किसी मुसलमान या मस्जिद का ख्याल ही आता है, क्योंकि इंडिया में मुसलमान करोड़ों की तादाद में आबाद हैं। अगरचे वो हिंदू की गुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, फिर इस्लाम का रिश्ता हर मुसलमान को एक दूसरे के करीब कर देता है। लेकिन कमाल शाह ने मुझे ये बात भी कर दी थी कि अगर कभी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो सोच समझ कर किसी मुसलमान के यहाँ पनाह लेना। अगर पनाह भी लेनी पड़ जाए तो उसे अपने बारे में हरगिज़ न बताना कि तुम कमांडो हो और किस मिशन पर जा रहे हो। अपने आप को पाकिस्तानी भी ज़ाहिर न करना और पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बातें भी न करना। मेरे मोहतरम उस्ताद और मर्द मोमन कमाल शाह ने मुझे ये भी बता दिया था कि इंडिया की पुलिस चाहे कैसी भी है, मगर उसकी खुफिया पुलिस बड़ी चाको चौबंद है, उससे कभी गाफिल न होना। चुनाचे मैंने ये सोच लिया था कि इंटेलिजेंस एजेंट मेरे ताकों में है। रक्षा एक चौक में पहुंचा
तो ड्राइवर ने मुझसे पूछा, आपको कहाँ जाना है बाबू? मैंने कहा, बाएं तरफ वाले बाजार में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। रक्षा बाएं तरफ वाले बाजार की तरफ घूम गया। ये बाजार रौनक वाला नहीं था। यह ज़माना 65 की इंडिया पाकिस्तान जंग से 1 साल पहले का ज़माना था, और अभी शहरों की आबादी इतनी नहीं बढ़ी थी। कश्मीर के महाज पर हुर्रियत पसंद कश्मीरी अपनी आज़ादी और अपने बका की जंग बराबर लड़ रहे थे। इसी जंग से तंग आकर इंडिया ने अगस्त 1965 में आज़ाद कश्मीर पर हमला कर दिया था। वो अपनी फौजी ताकत के बलबूते पर आज़ाद कश्मीर को भी हड़प कर लेना चाहता था, ताकि पूरे कश्मीर पर उसका नाजायज़ कब्जा हो जाए। मगर यह सौदा उसे बड़ा महंगा पड़ा। जब आज़ाद कश्मीर पर उसने अटैक किया और अपनी भारी नफरी और अमेरिका से लिए हुए बेपनाह असलहे के इल्ज़ाम में उसने पाकिस्तान की सरहद पर भी गोलाबारी शुरू कर दिया और उसकी तोपों के गोले पाकिस्तान के देहात अवान शरीफ में गिरे तो पाकिस्तानी फौज भी मैदान में आ गई। इसके बाद इंडिया को जिस इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और जिस कदर जिल्लत में हज़ीमत उठानी पड़ी वो सारी दुनिया को मालूम है। मैं आगे चलकर उस ज़माने के हालात भी बयान करूँगा। अभी तो मैं रिक्शे में बैठा मेरठ शहर के किसी बाज़ार में से गुजर रहा था और मुझे यकीन था कि खुफिया पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। मुझ पर घबराहट वगैरह बिल्कुल तारी नहीं थी, लेकिन मैं हर किस्म के हालात से निपटने के लिए अलर्ट ज़रूर हो चुका था। इस वक्त मैं कुछ भी कर सकता था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे शक बल्कि बहुत हद तक यकीन था। जिस बाज़ार में मेरा रिक्शा जा रहा था उसके आगे भी एक चौक आता था। जैसे ही रिक्शा चौक के करीब पहुंचा, दूसरी तरफ सड़क पर से पुलिस की एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से चौक में आकर गाड़ी को ब्रेक लगी। उसमें से 4-5 कांस्टेबल छलांगे लगाकर निकले और उन्होंने बाजार को ब्लॉक कर दिया। एक इंस्पेक्टर हाथ में पिस्तौल लिए बाजार के दरमियान में आकर खड़ा हो गया। हमारे आगे एक गाड़ी और एक रिक्शा जा रहा था। उसने हाथ देकर उन्हें रुकने का इशारा किया। मैंने रिक्शा ड्राइवर से कहा, रिक्शा रोको।